ये है कि जब भी हम फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल, क्योंकि मुझे बताया गया है कि कुछ वो स्टूडेंट भी हमारे स्टॉक में जुड़ रहे हैं जो अभी शायद कॉलेज तक नहीं पहुंचे और उन्होंने जस्ट अभी एडमिशन लिया है। तो आप जिस भी कोर्स से जुड़े, अब फिजियोथेरेपी से आप जुड़ रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी हम उसमें और बेहतर तरीके से कुछ अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन अगेन ग्रीस द फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स 460 BC to 377 BC begins practicing it as a profession। उन्होंने इसको रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया फिजियोथेरेपी को। हिप्पोक्रेट्स यूज्ड मसाज एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी to help the restore the body। He described several joint manipulation and traction techniques। तो बेसिकली इन्होंने मसाज, मैनिपुलेशन, ट्रैक्शन टेक्निक्स इनको अपने रूटीन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा बनाया और उन्होंने इसको फिजियोथेरेपी को वहां से प्रैक्टिस करना शुरू किया। Aristotle also recommended that the massage with oil can relieve tiredness। Around 180 BC, Romans adopted a form of exercise known as gymnastics to improve physical strength। Later in the 2nd century, Galen, a famous physician, taught about performing modern exercises to improve the overall strength। आप जितना डीप जाएंगे आप देखेंगे कि ट्रेसेस आपको आपके एंशिएंट टाइम से मिलना शुरू हो चुके हैं फिजियोथेरेपी के। और हम आते हैं 1500 और 19 के बीच में, वहां आप देखेंगे कि फिजियोथेरेपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोमोटिंग एक्सरसाइजेस एंड वेरियस बुक्स वर रिटन। वन सच एग्जांपल इज लिब्रो डेल एक्सरसाइजो written by the Jean and published in Spain। तो स्पेन में पहली जो बुक हमारी फिजियोथेरेपी की वो पब्लिश हुई इन 1723। Nicolas Andri, who was a professor at medical faculty in Paris, established the fact that exercising can help building muscles, especially in the arms and legs। तो वहां से एक कंसेप्ट शुरू हुआ। निकोलस एंड्री, जिनका जिक्र किया जा रहा है, मेडिकल फैकल्टी थे पेरिस की, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि एक्सरसाइज कैन बिल्ड मसल्स। In 1813, Perk Henrik Ling, a Swedish poet, introduced the actual physiotherapy to the world। He revolutionized the area of PT by introducing exercises known as Swedish exercises, and his work was popularly known as Swedish movement। तो इन्होंने बेसिकली स्वीडिश एक्सरसाइज दी अलग अलग कंट्री में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे इस लेक्चर को थोड़ा सा बोरियत भरा करेंगे। बट मुझे कोशिश ये रखना है कि ये इंटरेक्टिव हो आप लोगों के लिए और लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख सकें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा और कुछ का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब भी हम प्रोफेशन या प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो हमें ऐसे तमाम टॉपिक के साथ जुड़ना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें एक लीगैलिटी की हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, क्या एक लीगल स्ट्रक्चर है, क्या एक लीगल फंक्शन है किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी बॉडी का, तो हम ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस अपनी दे पाएंगे। तो these are some traces in 1860, in 1918, 1920, 1921। तो आप जहां देखेंगे धीरे धीरे इवोल्यूशन आ रहा है और रेगुलर फिजियोथेरेपी रूटीन का हिस्सा हमारा एज ए एकेडमिक हिस्से की तरफ तब्दील होता जा रहा है। यहाँ एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, मैरी मैकमिलन इन 1921 इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ये बेसिकली एक नर्स थी और इन्हों को मदर ऑफ फिजियोथेरेपी बुलाया जाता है क्योंकि इनके लिटरेचर एविडेंस है हमारे पास जो ये प्रूव करते हैं कि इन्होंने उस वक्त फिजियोथेरेपी को प्रैक्टिस अच्छे से करना शुरू कर दिया था और रूटीन प्रैक्टिस का इन्होंने हिस्सा उसको अडॉप्ट कर लिया था पेशेंट केयर के लिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 to 1945 स्पेशल फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स वर एस्टैब्लिश्ड टू ट्रीट इंजर्ड सोल्जर्स। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर का जब टाइम आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बहुत सारी इंजरी हुई, एम्पुटेशंस हुए, तो उन सबको सेटल डाउन करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी को उस टाइम एक्सपेंशन मिला, बहुत सारे क्लिनिक एस्टैब्लिश किए गए। It was the only then the importance of physiotherapy as a specialized treatment therapy showed to prominence। और उस वक्त पूरे वर्ल्ड को ये पता चला कि फिजियोथेरेपी कितनी इफेक्टिव है और कितनी हेल्पफुल है तमाम रिहेबिलिटेशन कंडीशंस के लिए। In early 1950s, physiotherapy was performed in hospital only। However, it was only in the late 1950s that physiotherapy was practiced outside the hospitals। By 1974, APTA established a specialized division known as orthopedic section for the therapists who were specialized in orthopedic physiotherapy। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया कोर्स का, रूटीन फिजियोथेरेपी से हट के उसको स्पेशलाइज्ड जो फॉर्म
बेसिकली पहला जो स्पेशलाइजेशन हमारा था वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइजेशन था, और ये 1974 से ही हम ये शुरू कर चुके हैं। इन 1974 द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेटिव थेरेपी वाज एस्टैब्लिश्ड। एक फेडरेशन एस्टैब्लिश की गई और प्रमोट कर सकें ताकि हम मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को, बेसिकली ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को वहां रूटीन प्रैक्टिस, रूटीन पेशेंट केयर के लिए एक एज ए एविडेंट, क्योंकि अभी बुक पब्लिश हो चुकी थी, रिसर्च आर्टिकल्स निकलने शुरू हो चुके थे, तो इसलिए इसको एज ए एविडेंट फैक्टर्स की तरह रूटीन फिजियोथेरेपी को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा यहाँ बनाया गया। इन 1980 due to the advancement of computer in the healthcare industry, devices such as electrical stimulators were introduced to perform physiotherapy. During the last 2 decades, an exponential advancement in the area of physiotherapy and specialized technique such as cardiopulmonary, physical, skin, neurological and sports therapy has revolutionized the area of physiotherapy. अब 1980 में जो है कंप्यूटर आ चुका था, उसके बाद कंप्यूटर आने से जाहिर सी बात है रिवॉल्यूशन आई, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी हमारे प्रोफेशन में शामिल हुई, इलेक्ट्रोथेरेपी एज ए कंपोनेंट हमारा हिस्सा बना। एंड व्हाट अबाउट द इंडिया, द फुटप्रिंट ऑफ फिजियोथेरेपी इन मॉडर्न इंडिया। अब ये तमाम चीजें जो बताई आपको, मैंने बताया कि वर्ल्ड में कहाँ से फिजियोथेरेपी शुरू हुआ, बट मॉडर्न इंडिया में इसके ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं? एंशिएंट इंडिया में तो महाभारत से इसकी कनेक्टिविटी है, उसको प्रूव किया जा चुका है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में कनेक्टिविटी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इसके फुटप्रिंट लाई करते हैं? द फाउंडेशन ऑफ फिजियोथेरेपी was laid in economic capital of India, that is Mumbai in Maharashtra, India, in 1952, following a major epidemics of poliomyelitis, and soon in 1953, the first school and center for physiotherapy was established in Mumbai as a joint collaborative project of Government of India, state government, and then the Bombay Municipal Corporation with technical support by World Health Organization. तो यहाँ WHO ने हेल्प किया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया, नेशनल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, और फर्स्ट फिजियोथेरेपी जो स्कूल हमारा एस्टैब्लिश हुआ इन 1952। तो इंडिया में एकेडमिक सेशन की अगर मैं बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो 1952 एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन, प्रॉपर एकेडमिक एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। The gain of physiotherapy services at this institute was soon realized by the policy planners of different states, and many physiotherapeutic institutes in various states were established. More and more physiotherapy institutes in big cities in India, in each state by the government, and some private institute except Jammu and Kashmir was established, and this trend continued till 2021. तो जो 1953 जो ट्रेंड शुरू हुआ, जो फॉर्मल एजुकेशन का कल्चर शुरू हुआ इंडिया में फिजियोथेरेपी को लेके, वो टिल 2021 तक कंटिन्यू है। बहुत सारे एजुकेडमिक इंस्टीट्यूट धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। इसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी काफी रोल प्ले किया। काफी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने अपने यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए गए। तो अब आप इसमें समझने वाली बात यह है कि जो एक 1953 से जो एक प्रोफेशन शुरू हुआ, आज 2021 में हम लोग बैठे हैं, और बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द इंडिया एस्टेब्लिश किए गए, बट क्या इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ किया गया? जैसे ही बात करें क्या करने के कुछ किया गया, तो ये सवाल लाजमी होता है कि रेगुलेट करेगा कौन? तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी की आप बात करेंगे तो हियर इज द रोल ऑफ काउंसिल कम इनटू द पिक्चर। आपको अब ये पता चलेगा कि अब काउंसिल का रोल क्या है। काउंसिल का रोल ये है कि जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं, बेसिकली वो उनको रेगुलेट करे, उनको एफिलिएट करे, और प्रोफेशनल को रेगुलेट करके, रजिस्ट्रेशन करके उनको प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल डिक्लेयर करे। लेकिन क्या ये सच में हो पाया? तमाम बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट में डिस्कशन के लिए रखेंगे। अभी मैं आपको एक आउटलाइन जनरेट कर रहा हूं आपके ब्रेन में कि कहां से हम शुरू हुए, कहां आज हम पहुंचे हैं। तो आज आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कोई भी कमी नहीं है। आपके पास गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एज वेल एज एफिलिएटेड कॉलेज, देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर इन इंडिया एट प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज द काउंसिल? अ बॉडी ऑफ पीपल elected or appointed to serve as administrator, legislator or advisor to make decision or give advice on subject and represent a particular group of people or to run a particular organization.
It's a quasi-judiciary body constituted by law of land, of state, country to regulate, govern a particular profession. यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसमें लोग अपॉइंट किए जाते हैं किस काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर जॉब्स के लिए, लेजिस्लेटिव जॉब्स के लिए, एडवाइजर्स के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, और बाकायदा एक पर्टिकुलर ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप, अब एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ जो मेरे प्रोफेशनल साथी हैं उनके दिमाग में आ सकता है कि सेम यही काम कुछ हमारी एसोसिएशंस भी तो कर रही हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रही हैं, वो एडवाइजर भी कर रही हैं, डिसीजन मेकिंग भी कर रही है, बट एक कंपोनेंट मिसिंग है, वो लेजिस्लेटर नहीं। लेजिस्लेटर मतलब वो लीगल फ्रेमवर्क जनरेट करके उसको फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकती, वो किसी को बाध्य नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई दीज ऑल आर द एसोसिएशंस, नॉट काउंसिल। काउंसिल इज ए क्वासी जुडिशरी बॉडी जिसके पास कुछ कानूनी शक्तियां हैं, कुछ कानूनी अधिकार हैं, जिसके थ्रू वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकती है। तो अब वो करती क्या है, कैसे काम करती है, स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली when we discuss about the structure of the council, the structure of council is made up of 3 types of members: elected members, nominated members, ex officio members, employees, basically registrar, assistant registrar, clerk and peons, and lawyers, the consultants. अब यहाँ बात करते हैं जब काउंसिल की, अभी सर ने जब ये लेक्चर शुरू हुआ तो बताया कि आई एम द फर्स्ट इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट हु इज डूइंग हिज पीएचडी ऑन काउंसिल। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अलग था, नया था, बट चैलेंजेस हैं, लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज हर प्रोफेशन की बेसिक नीड है, हर प्रोफेशनल मांग रहा है, बट उसके लिए क्या हम अवेयर हैं, अटेंटिव हैं, क्या हमें पता है कि वो बेसिकली क्या है, तो उन चीजों को हमारे अंदर एक समझ होनी चाहिए। तो यहाँ जब उसके स्ट्रक्चर की बात होती है तो देखिए 3 बेसिकली इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं: इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो यानी कि कोई भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी अधिकारी जिसको काउंसिल में रखा जा सकता है आप लोगों की मदद के लिए, डिसीजन मेकिंग में आप लोगों की हेल्प करने के लिए और एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर, जहां बेसिकली जो काउंसिल के मेंबर हैं, जो इस काउंसिल को गवर्न करेंगे, जो काउंसिल को रन करेंगे, वो सारे के सारे नॉमिनेटेड हो सकते हैं या उसमें से कुछ मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और इलेक्टेड का मतलब है कि जब पर्टिकुलर काउंसिल में आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं खुद का, और फिर आप अपने ही बीच से अपने लोगों को चुनकर वहां भेजते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस प्रक्रिया जो आप देखते हैं आपके रूटीन इलेक्शंस का हिस्सा है, वहां होता है। हमारे ही बीच से कोई शख्स, कोई अपना प्रोफेशनल साथी, जिसको हम इलेक्शन के चुन के मेजोरिटी के साथ आगे अपनी बात रखने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये हम सबको एक क्लियर कंसेप्ट यहाँ मिल जाना चाहिए, जिसको लेके बहुत सारे हमारे फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में कंफ्यूजन्स हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स। कुछ लोगों को लगता है बस काउंसिल आ जाए, जैसे भी हो, जैसी भी हो, सही है, लेकिन ये सही नहीं है। सिर्फ वो काउंसिल मैं कहता हूँ यहाँ बेटर फंक्शनिंग कर सकती है जहाँ इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या ज्यादा है। देयर आर मोर इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो जहां डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है वो काउंसिल डेफिनेटली प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए सीरियसली वर्क करेंगी। बट जहां नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या ज्यादा है, देयर आर वेरी लेस चांस, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, उनको ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। उस इन्फ्लुएंस के चलते कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन वो बिना अपनी मर्जी के, अपने मन के, उनको सपोर्ट करने पड़ते हैं। और एक्स ऑफिशियो का कोई भी डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं रहता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर बेसिकली आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए वहां रखे हुए हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉई, बेसिकली रजिस्ट्रार। मेन एम्प्लॉई यही है किसी भी काउंसिल में। रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्टर मेंटेन करे। बेसिकली यू कैन से इट्स एन सेक्रेटरी फॉर द काउंसिल। इनका काम है कि ये पूरा रजिस्टर मेंटेन रखें, पूरा आप लोगों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेंटेन रखें, और भी कोई भी पेपर वर्क है। ही इज द ओनली वन सैलरीड पर्सन इन द काउंसिल। बाकी जो इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो जितने भी ये मेंबर्स हैं, इन लोगों को इस काम के लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन रजिस्ट्रार एम्प्लॉय की कैटेगरी में है, बेसिकली इसको सैलरी मिलती है। कुछ लोग और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अगर काउंसिल का साइज बड़ा है, क्लर्क हो सकते हैं, पियोन्स हो सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। लॉयर्स बेसिकली रखे जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लीगैलिटीज इश्यूज। तो उन सबको डील करने के लिए यहाँ इन चीजों की जरूरत रहती है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल? काउंसिल करती क्या है? अभी हमने बताया इतने सारे पॉलिसीज हैं, तो कोई तो रेगुलेट करेगा।
तो क्या सिर्फ कॉलेज रेगुलेट करती है? आइए देखते हैं। नंबर 1, टू रेगुलेट फिजियोथेरेपी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। कॉलेजेस को भी रेगुलेट करती है और आपकी प्रैक्टिस को भी रेगुलेट करती है। काउंसिल की एग्जिस्टेंस के बाद पर्टिकुलर उस एरिया में जहां भी काउंसिल है, आइदर स्टेट काउंसिल आइदर सेंट्रल काउंसिल, जहां काउंसिल की एग्जिस्टेंस है, उसके बाद बिना काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस राइट आपको आपकी काउंसिल से लेना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन वहां आपको कराना होता है। नेक्स्ट, गिव रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन देगी नो डाउट, और आप लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी ताकि ये पता चल सके कि द नंबर ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स कितने हैं, एक स्टेट में कितने हैं, कितने लोग स्टूडेंट हैं। अभी मेरा भी एक क्वेश्चनियर है पीएचडी से रिलेटेड, एक रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है, शायद सर ने भी आपको किया होगा, और नहीं किया तो फिर से करेंगे। उसमें बेसिकली तमाम इसी तरह के क्वेश्चनियर्स हैं कि क्या वो उस काम को सही मायनों में कर रही है, नहीं कर रही है, तो तमाम चीजें हैं उसमें, हम सबकी परसेप्शन ली जाएगी। तो कोशिश रहे कि आप लोग उसको एक बार देखें, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा डेफिनेटली। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ फिजियोथेरेपी एजुकेशन एट ऑल लेवल। अब बात आती है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की। When we discuss about the mushrooming of the physiotherapy institutes, जब भी कोई चीज जरूरत से ज्यादा होना शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, और क्वालिटी के डाइल्यूशन को रोकने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि क्वालिटी मैनेजमेंट हो, उसके लिए काउंसिल का रोल जो है वो बड़ा अहम है। बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक्शन काउंसिल को यहाँ कई जगह ले भी रही है, कई जगह लेना भी चाहिए, ताकि क्यूरिकुलम वगैरह एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी हो सिलेबस की, और यूजी, पीजी और पीएचडी लेवल पे एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप करके उसको पूरी कंट्री, पूरा स्टेट फॉलो करे, जहां की भी वो काउंसिल है, जिस एरिया में उसका जुरिडिक्शन आता है। नेक्स्ट, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स। आपकी प्रैक्टिस में कोई भी इश्यू है, आप एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है काउंसिल के साथ, तो सबको रेगुलेट करना, आपको सपोर्ट करना, ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी काउंसिल की। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्रोफेशनल्स, जो पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए भी काउंसिल काम करती है, यानी कि अगर किसी को भी कंट्रोल ओवर बाल प्रैक्टिस, क्वैक, बेसिकली जो क्वैक है, यानी क्वैक आर द यू कैन से फेक फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स। कुछ लोग सोसाइटी में इस तरीके के भी हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट वो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने आप को प्रोक्लेम फिजियोथेरेपिस्ट डिक्लेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे नुकसान, क्योंकि मैं क्लिनिक में भी हूँ, रूटीन प्रैक्टिस में हम लोग देखते भी हैं, अमूमन बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको किसी ऐसे ही क्वैक के द्वारा या तो अननेसेसरी कोई एक्टिविटी करा के फ्रैक्चर क्रिएट कर दिया गया है, या कोई और भी अन्य बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए काउंसिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काउंसिल के पास ही जुडिशियल पावर्स हैं, ताकि वो ऐसे तमाम लोगों को सजा दे सके, फाइन कर सके और उनको रोक सके। नेक्स्ट, टू रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन टू स्टार्ट न्यू कॉलेज, न्यू कोर्स, इंक्रीज कैपेसिटी इन ऑल कोर्सेज। काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉलेजेस के ऊपर वॉच रखे, उनकी सीट्स को अप्रूवल दे, उनका कोई नया कोर्स शुरू कर रहे हैं उसको अप्रूवल दे, या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उनको एनहांस करनी है तो उसको अप्रूवल दे। ये तमाम चीजें बेसिकली काउंसिल के थ्रू की जाती हैं। टू डिसाइड क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, काउंसिल बेसिकली रूल फ्रेमवर्क करती है, और वो रूल ये बताते हैं कि हु कैन बी द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, हु कैन बी द रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल। उसमें आपको एक क्राइटेरिया रखना होता है, काउंसिल उसमें क्राइटेरिया रखती है। बेसिकली इसमें जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट काउंसिल्स हैं एट प्रेजेंट, उन सब में मिनिमम बैचलर डिग्री जो है वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, मिनिमम बैचलर इन फिजियोथेरेपी। तो इसमें आप सही से समझ सकते हैं कि जो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, दे कांट बी द मेंबर ऑफ काउंसिल, उनको काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रोविजन एट प्रेजेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिग्री अपने आप में एक वैल्यूएबल कोर्स है, और अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है बजाय डिप्लोमा। टू एडवाइज गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटेड टू द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि ऐसे तमाम मैटर जिसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना है आप लोगों का, जैसे बहुत सारे मैटर्स हैं, लाइक आपकी कोई पे स्केल से रिलेटेड कोई इशू है, आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, आपकी वैकेंसीज से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये तमाम इश्यूज जो हैं वो काउंसिल के थ्रू गवर्नमेंट के सामने रखे जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट उसको एड्रेस करे,
बेसिकली काउंसिल आपका ही रिप्रेजेंटेशन करती है। बट यहाँ एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम स्टेट और नेशनल एसोसिएशंस की भी बनती है और हम प्रोफेशनल्स की भी बनती है कि जो प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग स्टेट काउंसिल्स हैं एट प्रेजेंट इंडिया में, उनको अप्रोच करें कि उनसे हमें काम लेना है। अमूमन ऐसा नहीं हो रहा है, रूटीन में ऐसा नहीं हो रहा है। काउंसिल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, बट बहुत सारे लोगों को, अभी मैंने जो जिस क्वेश्चनर का जिक्र किया उसका पर्पस यही है, बहुत सारे लोगों को ना तो डिफरेंस पता है एट प्रेजेंट एसोसिएशन और काउंसिल के बीच, और ना ही उनको ये पता है कि उनकी स्टेट में काउंसिल है कि नहीं, ना ही उनको ये पता है कि वो काउंसिल क्या सही मायनों में काम कर भी रही है, जो उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो उनको पूरा कर रही है, या सिर्फ एप्लीकेशन फीस लेकर, सिर्फ एप्लीकेशन फीस इकट्ठा करके सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही है। तो ये तमाम सवाल हैं और ये जिम्मेवारी एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते हमारी भी है कि हम अपनी एसोसिएशन से करें, हम अपनी काउंसिल से करें। To assist the government in regard and continuing the education of registered physiotherapist, अगर कहीं बैचलर है, पीएचडी शुरू करना है, मास्टर शुरू करना है, तो ये तमाम आपकी जो प्रमोशन हो सकती है एजुकेशन में, उन तमाम चीजों के लिए काउंसिल काम करती है। टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट बोगस कोर्स, बोगस पर्सन और अनरजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स, जो क्वैक प्रैक्टिस कर रहे हैं, माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो रोकना ही रोकना है। प्लस कुछ फेक कोर्सेज भी मार्केट में चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे आप डिजिटल वर्ल्ड है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल लगी होती है। 3 महीने में फिजियोथेरेपिस्ट बने, 5 महीने में फिजियोथेरेपिस्ट बने, सो एंड सो कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल का क्रैश, ये बेसिकली ऑल आर द बोगस कोर्सेज। इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथी यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद तो इसके प्रति जागरूक हों, बल्कि औरों को भी करें, जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले हमारे साथी हैं। क्योंकि इस तरह के बोगस कोर्सेज के चक्कर में काफी लोग अपना फ्यूचर पूरी तरीके से खराब कर लेते हैं, और इस तरह के लोग सिर्फ उनसे पैसा ऐंठते हैं, और कहीं ना कहीं ना तो नॉलेज मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जो वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, बाद में उस डॉक्यूमेंट की वजह से भी ऐसे तमाम लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। To suspend, remove name of such registered members from register and prohibited them from practicing. If found practicing, council can be send them to behind bars. काउंसिल न सिर्फ क्वैक पे एक्शन लेती है, बल्कि ये उन फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स पे भी एक्शन लेती है जो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कोई भी माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी क्रॉसपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए काउंसिल एक्शन लेती है। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि बेसिकली हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या है, एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है, और क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या उसका एक्सपेंशन है। To hear appeal against registered members and if found guilty, punish the members legally. To hear and decide on appeals against by decision under the registrar of the council. अभी मैंने जैसा कि बताया कि अपील सुनती है, लोग कंप्लेंट कर सकते हैं काउंसिल को किसी भी प्रोफेशनल को लेके। आप लोग भी काउंसिल को आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी क्वैक को लेके, किसी भी फेक प्रैक्टिशनर को लेके, या कोई भी और ऐसा इशू जो आपको लगता है कि आपको काउंसिल के नोटिस में लेके आना है, आप वो अपनी बात रख सकते हैं। Now what is the need and importance of council? किस लिए चाहिए हमें काउंसिल, क्या जरूरत है? For you, me and everyone. I can say for profession. ये हमारे प्रोफेशन के लिए जरूरी है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, हम अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, अभी हम ग्रो कर रहे हैं, अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो अगर हमें इस स्टेज में काउंसिल का सहारा दिया जाए, काउंसिल एस्टेब्लिश की जाए बेसिकली, तो कहीं ना कहीं वो रूल बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, और उसी फ्रेमवर्क के चलते एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में सुधार होगा, और हम आगे चल के अपने प्रोफेशन को मोर टुवर्ड रिसर्च ओरिएंटेशन, इसको रिसर्च के प्रति और गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन ऑफ एजुकेशन फिजियोथेरेपी, हम इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर इन फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट्स। तो जितने ज्यादा नंबर हैं उतना ही एजुकेशन की डाइल्यूशन की चिंता है, और उस डाइल्यूशन को रोकने के लिए काउंसिल की जरूरत है। नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन अक्रॉस वेरियस रीजन ऑफ कंट्री, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कानून, अलग अलग काउंसिल, अलग अलग सिलेबस, ये अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है? कि जब हम एक भारत की बात करते हैं, एक भारत, एक संविधान की बात करते हैं, एक विधान की बात करते हैं कि कानून भी पूरे देश का एक हो, संविधान भी पूरे देश का एक हो, तो मैं कहता हूं शिक्षा भी पूरे देश में एक जैसी ही हो।
क्योंकि ये मेडिकल एजुकेशन है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोग कुछ अलग फिजियोथेरेपी पढ़ते हैं, गुजरात के लोग कुछ अलग फिजियोथेरेपी पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा ही सीरियस विषय है, क्योंकि अक्सर होता भी है, कोई बाहर से प्रैक्टिस करने आता है, या कई बार हमारे पास मास्टर डिग्री स्टूडेंट आते हैं किसी और स्टेट से, तो बोलते हैं कि नहीं हमारे सिलेबस में सर ये चीजें नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, और इसको काउंसिल के थ्रू ही दूर किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म एक सिलेबस वो डिजाइन करे और उसको एप्लीकेबल करे, यूनिवर्सल, तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे। और इसके लिए मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं, इसके लिए हमें नेशनल काउंसिल की ज्यादा जरूरत है बजाय स्टेट काउंसिल्स के, क्योंकि स्टेट काउंसिल नो डाउट स्टेट में अच्छा कर रही है, स्टेट में एक हो सकता है यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करवा रही हो, बट हम जब देश की बात करते हैं तो पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए एट द सेंट्रल लेवल, ताकि पूरे देश में कुछ एक जैसी पढ़ाई पढ़ी जाए। नाउ द बेटर ऑटोनॉमी ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, कुछ जगह फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर्स को इक्वल राइट नहीं है काम करने के, कुछ जगह उन्हें सेकेंडरी केयर में रखा गया है, कुछ जगह प्राइमरी केयर में रखा गया है। तो बेसिकली ये जितने भी इश्यूज हैं इनको काउंसिल के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। काउंसिल बेसिकली आपके प्रोफेशन को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है, आपको वो पावर एम्पावर करती है बेसिकली कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। नाउ टू प्रोवाइड रिसर्च एटमॉस्फेयर, काउंसिल बेसिकली आपको रिसर्च एटमॉस्फेयर दे सकती है, वो आपके लिए फंडिंग कर सकती है, आपके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट ला सकती है, आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम डेवलप कर सकती है, जिसके थ्रू आप और प्रोफेशन में ग्रो करेंगे। अगर किसी भी प्रोफेशन में अगर उसको अपलिफ्ट करना है तो वहां रिसर्च को बेटर करना ही होगा, और रिसर्च को बेटर करने का सिर्फ इकलौता एक ऑप्शन है कि देयर शुड बी फंड्स, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा एरिया है जहां आपको पहले इन्वेस्ट करना होता है। तो उसके लिए तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले ऐसा इनिशिएटिव अपने लेवल पे लें, और बाद में होपफुली काउंसिल्स विल टेक एनी सीरियस एक्शन इन दिस साइड ऑफ द नीड अगेन लीगल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन कंट्री। आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा करेगी। आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आपको अननेसेसरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में अगर कोई पेशेंट या कोई अदर प्रोफेशनल आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में काउंसिल आपकी हेल्प कर सकती है। बट यह एक चीज मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द राइट्स, आपको आपके अधिकारों के साथ साथ आपके कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, आपके मोरल्स आपको पता होनी चाहिए, आपके और वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपने प्रोफेशन के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। नाउ प्रोवाइड लीगल प्लेटफॉर्म टू प्रोफेशनल इश्यूज, better dignity and identity, representation to various government authorities, example Pay Commission, Planning Commission of India, UGC, NABH। तो बेसिकली जो आपका रिप्रेजेंटेशन है देश की किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो काउंसिल के थ्रू हमेशा इम्पैक्टफुल रहता है। जहां काउंसिल नहीं है वहां एसोसिएशन इस काम को अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन काउंसिल अगर रहती है तो कहीं ना कहीं उसके पास लीगल पावर्स हैं और वो इसको अच्छे से एनफोर्स भी कर सकती है। नेक्स्ट, इजी टू एड्रेस पॉलिटिकल इनसेंसिटिविटी। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए अधिकारी जितने भी आपके मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड एट पार नहीं है आज की डेट में भी। वो पॉलिटिकली दे कैन बी साउंड, सोशली दे कैन बी साउंड, बट एजुकेशनल वाइज आज के टाइम में सही है, आप काफी लोग पढ़े लिखे इस तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और ऐसे में फिजियोथेरेपी जो कि इतना एंशिएंट टाइम से प्रोफेशन चल रहा है, बट उसके बारे में भी मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स को आज भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कमियां कुछ हमारी भी रही, और दूसरी बड़ी दिक्कत ये भी रही कि हमारे पास कोई ऐसी सेंट्रल एक अम्ब्रेला बॉडी नहीं रही, एक हमारे पास काउंसिल नहीं रही जो हमारे से तमाम मुद्दे डील करती। बट हम कोशिश करेंगे तो हम बेहतर कर सकते हैं। Now I am discussing about the existing state physiotherapy council in India। अभी के आज की डेट में अगर बात करें तो कितनी फिजियोथेरेपी की काउंसिल पूरे भारतवर्ष में किस किस स्टेट में है और वो कब कब बनी। The first state physiotherapy council was established in Delhi, namely the Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy in 1997। 1997 में दिल्ली से शुरू हुआ। 2004 in Maharashtra with the name Maharashtra State Council for Occupational Therapy and Physiotherapy। Third in Tamil Nadu State Council for Physiotherapy in 2009। Fourth in Gujarat State Council for Physiotherapy in 2011। Fifth in Chhattisgarh
namely Chhattisgarh Council for Physiotherapy and Occupational Therapy in 2015. आपके यहाँ ये कहा जा सकता है कि 2015 से काउंसिल एग्जिस्टेंस में है। अब वो फंक्शनल है कि नहीं है, ये तमाम अलग विषय हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूं कि आपके जो स्टेट के प्रोफेशनल्स हैं, जो सीनियर एमिनेंट फैकल्टीज हैं, वो इसमें आपको ज्यादा एनलाइटन कर पाएंगे, ज्यादा आपको बता पाएंगे। नाउ 6th is in Andhra Pradesh, namely Andhra Pradesh State Council for Physiotherapy in 2019, and 7th is in Haryana. Haryana Chartered Association of Physiotherapy continued their efforts for establishment of State Council of Physiotherapy for more than a decade. Then the present government of Haryana took cognizance of the draft proposal submitted by HCAP. After various protests and representations, the Haryana State Council for Physiotherapy was established in March 2020. अब यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हरियाणा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली, वो मुझे ज्यादा बेटर पता है कि वहाँ क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहे और कितनी दिक्कतों के बाद, कितने स्ट्रगल के बाद, कितने रिप्रेजेंटेशन के बाद हमें ये काउंसिल अचीव हुई, ये काउंसिल मिली। गवर्नमेंट को हमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, अपने राइट्स के लिए हमें फाइट्स करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन के लिए एमिनेंट लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो मेहनत करें ताकि जो फ्यूचर फिजियोज हैं हमारे, जो फ्यूचर में आने वाले यंग बडिंग फिजियोज हैं हमारे, उन लोगों को एक बेटर एटमॉस्फेयर मिल पाए, एक बेटर सराउंडिंग मिल पाए, एक बेटर रिसर्च एटमॉस्फेयर उनके लिए डेवलप हो पाए। 8th and latest one is in Jharkhand, the Jharkhand State Council of Physiotherapy in December 2020. अभी तक हमारे पास 8 अलग अलग स्टेटों में काउंसिल है। उसके अलावा कुछ एक स्टेट में हमारे पास बोर्ड्स हैं, बेसिकली अलग अलग बोर्ड है, पैरामेडिकल बोर्ड है कहीं, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी में स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कुछ बोर्ड्स हैं बेसिकली, वहां वो लोग एक क्लब करके बेसिकली उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं उनको। बट जहां जहां फिजियोथेरेपी काउंसिल है वहां सेपरेट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है काउंसिल के अंदर, और फिजियोथेरेपिस्ट का अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कुछ स्टेट्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का जो नंबर है वो भी इक्विवेलेंट है, दैट्स व्हाई दे क्लब द फिजियोथेरेपी विद द ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां फिजियोथेरेपिस्ट का ही नंबर ज्यादा है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहां नहीं है या बिल्कुल कम है। तो ऐसे में वहां टोटली जो काउंसिल्स हैं वो फिजियोथेरेपी के लिए डेडिकेटेड काउंसिल्स हैं। अब इनके अपने अपने स्ट्रक्चर हैं, उसके लिए अभी काम चल रहा है और बहुत जल्द कि कौन सा एक स्ट्रक्चर बेटर है कहाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली वो काउंसिल विल वर्क मोर स्ट्रांगली एंड मोर इन फेवर ऑफ द फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स। और जहाँ नॉमिनेटेड होगा या कुछ इस तरह का मॉडल होगा जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के डोमिनेंस में है, तो कहीं ना कहीं वहां इस चीज की उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाती है। Now the modern physiotherapy education concerns. For many decades, physiotherapy education as well as practice remained in its infant stage, treating mainly musculoskeletal deformities and problems due to accidents and pre- and post-operative rehabilitation stages. However, the science of physiotherapy grew in past 3 or 4 decades in well-defined, diversified specializations. Nowadays, physiotherapy education is resolved into following well-articulated branches. यानी कि एक ऐसा प्रोफेशन जो एंशिएंट टाइम से शुरू हुआ, उसके मॉडर्न फुटप्रिंट आप मुंबई में आप फॉर्मल एजुकेशन 1953 में शुरू हुई, लेकिन जहां भी शुरू हुई सबसे पहले कहीं ना कहीं सिर्फ इतना समझा गया कि फिजियोथेरेपी इज ओनली एसोसिएटेड विद द मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज। सिर्फ आप प्री एंड पोस्ट रिहैब करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज को ट्रीट करेंगे आफ्टर एनी वॉर और आफ्टर एनी एपिडेमिक लाइक पोलियोमाइलाइटिस, इस तरह की चीजों के बाद आपका रोल शुरू होगा। बट लेटेस्ट सिचुएशन इसके उलट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। आज की डेट में हमारे पास इतनी सारी ब्रांचेस है, लाइक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ओब्स एंड गायनी, यूरोलॉजिकल, कम्युनिटी बेस्ड, हैंड, पीडियाट्रिक, जेरियाट्रिक। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना एक वास्ट एक लेवल अचीव कर चुका है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन। अब हमारे पास इतनी सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिजियोथेरेपी का रोल प्रेजेंट टाइम में कितना बढ़ चुका है, किस तरीके से एक प्रोफेशन कितना ग्रोइंग स्टेज में है, कितना अपने आप को डेवलप कर रहा है। और ये तब है जब ये तमाम विपरीत परिस्थितियां इस वक्त हमारे बीच रही। अभी आपने देखा इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स के बावजूद वी हैव ओनली 8 फिजियोथेरेपी काउंसिल्स, और नेशनल का तो अभी कुछ क्लियर है ही नहीं, उसके लिए तो अभी तमाम तरह के प्रयास जारी हैं। तो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी
कुछ आप जैसे सीनियर जो हमारे एमिनेंट प्रोफेशनल साथी हैं, कुछ जूनियर्स और कुछ हमारे इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाने वाले यंग बडिंग प्रोफेशनल्स, उनकी वजह से आज कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हुआ और हमने अपने आप को प्रूव किया कि यस वी आर द बेस्ट, वी आर नॉट ओनली द पेन किलर्स, वी आर प्रॉब्लम किलर्स। और ये हमने साबित भी किया है, क्योंकि दर्द को कम करने के लिए देयर आर सो मेनी मेडिसिन, देयर आर सो मेनी पिल्स, बट प्रॉब्लम को किल करने के लिए physiotherapy is the only best tool, I can say. The level at which the physiotherapy education is delivered include bachelor in physiotherapy, master in physiotherapy, doctoral study in physiotherapy, advanced diploma. There has been phenomenal growth over the last 1 decade in the number of students and research scholars enrolled in physiotherapy. अब जबकि बैचलर, मास्टर, एडवांस, डॉक्टरेट इतने सारे कोर्सेज यहाँ शुरू हो गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये नेसेसिटी हो चुकी है कि अब एक इंटरवेंशन होनी जरूरी है, एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है, ताकि इन तमाम चीजों को एक सही डायरेक्शन मिले और एक हम सही डायरेक्शन में काम कर पाए। Now come to the present challenges. Physiotherapy education is provided by the state-funded government universities, affiliated college and private universities. However, the education and research standards are largely different, mainly due to existing infrastructure, faculty strength, modalities and equipments. This is the most serious challenge faced by the physiotherapy profession. क्योंकि एक जैसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, कुछ में फंडिंग का इशू है, कुछ जगह गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, कुछ जगह नहीं कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में तमाम लोगों को एक जैसी सुविधाएं दे पाएं, एक जैसी चीजें दे पाएं, ताकि प्रोफेशन ओवरऑल ग्रो करे। सेकंड इज द मशरूमिंग। ये पॉइंट बार बार आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम है। जितने बार बार प्रोफेशन में कुछ इस तरह के और बहुत सारे इंस्टीट्यूट खड़े हो जाएं जहां जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि देयर आर सो मेनी कोर्सेज अंडर स्किल डेवलपमेंट आल्सो। वहां भी फिजियोथेरेपी कुछ 1 ईयर, कुछ 1.5 ईयर प्रोग्राम्स डेवलप कर दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, पेशेंट के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप 1.5 ईयर किसी कोर्स में आप अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्थो, गायनी, सारा आप स्पोर्ट्स, बेसिकली मैं कहता हूँ इलेक्ट्रो, ओवरऑल आप इसको एक्सपोजर लेके यहाँ से निकलते हैं। बट जब आप किसी 1 ईयर, हाफ ईयर इस तरह के किसी मॉडल में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो वहां आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता। बेसिकली टेक्नीशियंस प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका कोई भी फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में नहीं है। आज की डेट में कहना ऐसा मुश्किल है। The science and technology are vast growing field of research and consequently education. In absence of central physiotherapy council, each state physiotherapy council has its own regulation, priorities, policy framework, governance. This hinders uniform physiotherapy education, research and institutional development. It is therefore at most essential to establish central physiotherapy council on the pattern of other existing central council or boards or other professionals, so that uniformity in the educational standard, course curriculum, norms for practice, higher advanced specializations could be ensured. जैसा कि मैंने अभी बताया, there are lots of state councils are there. अब उनकी अलग अलग जुरिडिक्शन है, अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशन। बट अगर एक सेंट्रल फिजियोथेरेपी काउंसिल यहाँ लाई जाए, वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न डिजाइन करे, तो और भी बहुत सारी काउंसिल हैं उनकी तरज पर, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, बट एट प्रेजेंट इट्स कन्वर्टेड टू अ बोर्ड। Therapeutic handling of rehabilitation is practiced by more and more physiotherapists in cities, towns, and even in villages. However, the number of patients needing physiotherapy treatment is far greater than the actually handled patient by physiotherapists, mainly due to economic reason, lack of awareness about tangible benefits that physiotherapy can accrue to such patients. This warrant introduction of new wings of physiotherapeutic establishment that include outreach extension services for creating awareness among the masses. यानी कि हमें पता है प्रेजेंट में जितने लोगों को फिजियोथेरेपी चाहिए उतने लोगों को नहीं मिल पा रही। उसके पीछे का कारण लोगों को इस इलाज की जानकारी नहीं है, वो फिजियोथेरेपी के बारे में अभी कम समझते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश में आज मैं कहता हूं गांव और कस्बों तक भी फिजियोथेरेपिस्ट की रीच हो चुकी है।
वहां पर भी लोग फिजियोथेरेपी को समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें और मेहनत करने की जरूरत है। और वो मेहनत कैसे की जाए? आउटरीच एक्सटेंशन सर्विसेज, कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप लोग। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नाइदर डन बाय काउंसिल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट and nor by private institute at appreciable scale due to non-return activity. However, this will pay much greater dividend to improve the health of citizen, hence the nation. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका रिटर्न इतना जल्दी नहीं मिलता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं काउंसिल्स भी सीरियसली नहीं काम कर रही हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, और कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। बट एक सेटिस्फैक्टरी बात यहाँ ये है कि एट प्रेजेंट हमारे अपने प्रोफेशनल साथी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स, वो इस चीज को कहीं ना कहीं समझना शुरू कर चुके हैं, और इस तरह के आउटरीच एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही हैं, कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ताकि मास तक हम ये मैसेज कन्वे कर सकें दैट द फिजियोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव. The government should fund all the educational research institute by a way of competitive grant to promote education and research standard. यहाँ एक चीज गवर्नमेंट के लिए भी है कि उनको चाहिए कि वो प्रॉपर ग्रांट दें एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को. अब भले ही वो ग्रांट के लिए कोई कम्पिटिटिव मेथड रख सकते हैं, कोई रिसर्च प्रपोजल के तौर पर रख सकते हैं, कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव कैटेगरी में डाल सकते हैं जिससे बच्चों में कंपटीशन की फीलिंग आए, बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनको मिलेगा, डेफिनेटली वो रिसर्च को भी आगे बढ़ाएंगे, उनको कोई स्कॉलरशिप मिलेगी तो एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे. देयर शुड बी नेटवर्किंग ऑफ फिजियोथेरेपी काउंसिल to exchange idea, experience and expertise in various branches of physiotherapeutic sciences and share common resources and investigations by physiotherapy professionals in different states by sharing the relative strength in mutual interest. या फिजियोथेरेपी काउंसिल को ये चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करें. कोई चीज मान लीजिए आपके छत्तीसगढ़ में, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई रिसर्च लैब बहुत अच्छी है, मेरे यहाँ हरियाणा में नहीं है, तो ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे आपके यहाँ जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, या मेरे यहाँ कोई अच्छी चीज है तो आपके वहां से बच्चे यहाँ आकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें. और बड़ा ही एक सेटिस्फैक्टरी यहाँ ये भी है कि अब कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने ये एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज पॉलिसी जो है वो शुरू कर भी दी है, तो ये अच्छी बात है और इसको और विग्रसली किया जाना चाहिए. Next, the scholarship by the various national funding organizations should be earmarked for physiotherapy students at different levels to promote the interest of scholar in attending better research standard for knowledge, skill and practice. Students को scholarship programs दिए जाने चाहिए ताकि वो अपनी education को और अच्छे से कर पाएं. International linkage should be developed by each state physiotherapy council and national research organization to mobilize human resource for better education training in advanced lab globally. ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम की मैंने बात की, तो इसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की जिम्मेवारी भी हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल्स की है कि वो इसके लिए काम करें, इंटरनेशनल लिंकेज एस्टैब्लिश करें, जिससे कि हम रिसोर्सेज शेयर करते हुए और बेटर रिसर्च कर पाएं और प्रोफेशन को ग्रो कर पाएं. Faculty development program and refresher course should be offered to the faculty and guests in physiotherapy education and research to update and even enhance their knowledge and skill in various specialization of physiotherapy. Faculties हैं, जो भी रूटीन में कॉलेज फैकल्टीज हैं, एकेडमिक में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एफिलिएटेड कॉलेज की, उनके लिए टाइम टू टाइम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए. इस तरह के जो सेमिनार, जैसे बेसिकली आज आप लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, ये होते रहने चाहिए ताकि हम लोग नॉलेज शेयर करें, एक्सचेंज करें, कुछ चीजें आपसे मुझे मिले, कुछ मुझसे आपको मिले, तो ये चीजें चलती रहनी चाहिए. Finally, in an atmosphere of respect and appreciation for profession of physiotherapy should be tightly integrated with medical sciences, and all efforts should be made through awareness program about spending the physiotherapy regime toward well-being. और इन्हीं तमाम चीजों के साथ एक ऐसा माहौल तैयार करके जो एप्रिसिएशन का है, रिस्पेक्ट का है, एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल एथिक्स को प्रायोरिटी देते हुए हम अपने प्रोफेशन को ग्रो कर सकते हैं. Now it's time to less discussion and more action. Endless conversation about change is the barrier. Actually committing to doing something and then acting is what is required. David Jacks. तो दोस्तों, मेरे जितने भी मुझे साथी यहाँ सुन रहे हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मैं उनके लिए लास्ट टेक होम मैसेज यही है कि हम जितनी भी बातें करें वो कम है, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ काम करना शुरू करें तो बदलाव निश्चित है आएगा. जब हम काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट के, जब मैं वहां ऊपर बात कर रहा था,
तो मैंने HCAP का जिक्र किया था। जब मैंने बैचलर डिग्री की तो मेरे पास भी 2 ऑप्शन थे कि मैं भी रूटीन लोगों की तरह प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाऊं, आगे MPT का सोचूं या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाऊं। बट शायद कहीं ना कहीं डेस्टिनी कुछ और चाह रही थी। हमने कुछ तीसरा सोचा और हमने ये सोचा कि हरियाणा में फिजियोथेरेपी काउंसिल क्यों नहीं है, और जहां एग्जिस्टिंग थी उनको स्टडी किया, आवाज उठाई, बहुत सारे लोग स्टडी में नए जुड़े, बहुत सारे नए सीनियर्स मिले, चाहे वो डॉक्टर सुदीप काले महाराष्ट्र से हों, चाहे वो डॉक्टर सैंथल रहे हों जिन्होंने रिसर्च के बारे में एक बेटर इम्पैक्ट क्रिएट किया, या हमारे ही अपने स्टेट में और बहुत सारे सीनियर लोग रहे हों। ये तमाम लोग, डॉक्टर आइंस्टाइन जेरोम, जिन्होंने मुझे हर मोड़ पर हेल्प की, क्योंकि जब आप घर से कुछ करने के लिए निकलते हैं तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। किसी शायर ने कहा है कि मैं तो निकला था अकेला ही घर से, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। तो जब आप निकलेंगे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ आएंगे, आपको प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको स्ट्रेंथन करेंगे, और डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। वी आर एट अ मोमेंट स्टेज in the history of India by common endeavor. We can raise the country to greatness. ये वल्लभ भाई पटेल जी ने शब्द कहे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे आजाद भारत के। तो अब समय है हमें आगे बढ़कर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का, ताकि तमाम चीजें, एक इतना नोबल प्रोफेशन जो कहीं ना कहीं महाभारत से चला आ रहा है और आज प्रेजेंट सिचुएशन में लाखों लोगों की प्रॉब्लम दूर कर रहा है, उसके लिए Thank you, sir. Now, all the participants, if they have some doubts, they can directly ask to Dr. Motin sir. They can unmute themselves and they can ask directly. If anyone is having any questions, please ask. So there is a question in the chat box. अभी कुछ यूनिवर्सिटी में सिलेबस भी कम किया जा रहा है. Okay, so that was a comment, I guess. It is not a question. It's not a question. Any more questions, please? So, Yes, Cheshta, you want to ask? No, sir. What are the limitations of being a physiotherapist? limitations. Yes, sir. There is no limitations here. There is no limitations. We are going to create a medicine-free world. Medicine-free world. So there is no limitation. You are a manual therapist. Your hands are the best tool. आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिवाय मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, लीगैलिटी के हिसाब से आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी काम से नहीं रोका गया है। यू कैन डायग्नोज, यू कैन ट्रीट, you can rehabilitate independently, and this is clearly defined by the various state physiotherapy councils as well as WHO, World Health Organization, the pioneer and apex body of the healthcare system. Jaya Misra is asking, can we prefix doctor? Yes, definitely we can prefix doctor, but a suffix with PT. Any more question? Okay. There are two more questions are here. How we can do MPT? Here MPT के लिए आप पहले बैचलर करेंगे, उसके बाद आप अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो आपको अच्छा लगता है, there are lots of branches, आप चूज कर सकते हैं।
एक सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट एफर्ट्स आर मेड फॉर द सेंट्रल फिजियोथेरेपी काउंसिल। किरण कंधेकर ने पूछा है सर व्हाट आईएपी। एग्जैक्टली मैं आपको पूरा पढ़ नहीं पाया, सॉरी। और मैं इस सवाल का जवाब यहाँ इस तरह देना चाहूंगा कि आईएपी इज एन एसोसिएशन, इज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल, बट इट्स ए एसोसिएशन, नॉट ए काउंसिल। Anything else? Yes, it's a very good question, sir. What would be the student can contribute to the physiotherapy profession? आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत है और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होना भी चाहिए, बिकॉज यू हैव मोर टाइम एंड मोर एनर्जी। आप अपनी फैकल्टीज के साथ मिलके आप आपस में अपना स्टूडेंट्स के ग्रुप आप क्रिएट करें और उसके बाद आप लोग अपनी लोकल कम्युनिटी में प्रॉपर फिजियोथेरेपी के कैंप्स अरेंज करें, लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति। जैसे अभी आपने नोटिस किया जब हमने फ्यूचर सजेशन दिया तो फर्स्ट सजेशन क्या था, देयर इज अ आउटरीच एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो उसमें स्टूडेंट्स प्ले रोल का जो रोल है वो बड़ा ही एक सीरियस रोल है। स्टूडेंट्स उसमें काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो उनको भी पे करेगा और प्रोफेशन को भी पे करेगा डेफिनेटली। Okay. So thank you all the delegates for actively participating in discussion, and thank you Mudgil sir for answering all the doubts and sharing your knowledge about physiotherapy. And I hope that all the delegates will surely have a positive input regarding the physiotherapy council and our profession. And I must say that this is a exit, what I can say, a finish of Physio Impetus 21, like a Dhoni sixer. And thank you so much, Dr. Mudgil sir, for giving your valuable time and joining in Physio Impetus 21. We are honored to have you here, and your talk was very elaborative and explanatory. Thank you, sir. Thanks to all the organizing team members for such a nice conference. Yeah. Again, on the behalf of Principal Government Physiotherapy College, Dr. Rohit Rajput sir, and all the senior faculties of GPC and other GPC staffs and students, I thank you for joining this Physio Impetus 21 once again. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. You can still be in a part of meeting because we are just will have a vote of thanks here for the Physio Impetus 21 because we have finished this 6 days national webinar program now, and I also request all the delegates that stay connected here. So I'll welcome Dr. Chanal Goyal for giving a vote of thanks. Dr. Chandan, your turn, please. FB को एंड कर दूं?